जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम पॉइंट में। हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं और उसी क्रम में हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। कल हम लोग लोकसभा तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग उच्चतम न्यायालय देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं भारतीय संविधान के भाग 5 में उच्चतम न्यायालय जो है का वर्णन किया गया है। उच्चतम न्यायालय किस भाग में है दोस्तों? संविधान के भाग 5 में है। और कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक है। उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियों आदि का उल्लेख है। ओके दोस्तों, ध्यान देना। सबसे पहले नंबर, भारतीय संविधान के किस भाग में उच्चतम न्यायालय का वर्णन है? भाग 5 में है। ओके दोस्तों, और किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय है? 124, मतलब अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के का वर्णन किया गया। ओके दोस्तों, गठन देखते हैं सबसे पहले। अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन संबंधी प्रावधान है। ध्यान देना दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की गठन और स्थापना संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124 में है। उच्चतम न्यायालय में देखते हैं हम न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो होती है संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अन्य न्यायाधीशों की संख्या 30 से बढ़ाकर 35 कर दी गई है। ध्यान देना दोस्तों, अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन संबंधी प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय जो है न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अन्य न्यायाधीशों की संख्या जो है 30 से बढ़ाकर 35 कर दी गई है। मतलब पहले उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 30 होती थी, लेकिन संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जो है अब 33 कर दिया गया है। ओके दोस्तों, ध्यान देना। इस प्रकार वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या जो है 34 हो गई है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 33 अन्य न्यायाधीश। ध्यान देना दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होगा जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं हम लोग, और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। इसलिए इससे जो है वर्तमान में अब जो है टोटल सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश होंगे? 34। ओके दोस्तों, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को छोड़कर टोटल 35। ओके दोस्तों, ध्यान देना। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ओके दोस्तों, ध्यान देना। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हम लोग। अब देखते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि देखते हैं। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। मतलब उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा का कोई निर्धारण नहीं है, जबकि रिटायर होने की आयु जो है 65 वर्ष है। ध्यान देना, न्यूनतम कोई आयु नहीं है और रिटायर होने की आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है। ओके दोस्तों, अब पदमुक्त देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को साबित कदाचार तथा असमर्था के आधार पर संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। मतलब अगर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना होगा तो संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य संख्या के बहुमत होना चाहिए, और जो उसमें उपस्थित होंगे सदस्य और जितने लोग मत देंगे, जितने लोग वोटिंग करेंगे, कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना जरूरी है। जब ऐसा हो जाता है तो राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकता है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग उच्चतम न्यायालय की शक्तियों एवं अधिकारता। प्रारंभिक अधिकारता मतलब उच्चतम न्यायालय की क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या उनके अधिकार हैं। ओके दोस्तों, सबसे पहला, भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों में, मतलब भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य अगर कोई विवाद होगा, उसका जो है वो कहाँ जाएगा? वो सुप्रीम कोर्ट में ही केस जाएगा। ओके दोस्तों, मान लीजिए आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कोई विवाद हुआ, तो भी ये सुप्रीम कोर्ट का मैटर होगा, न कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का। ओके दोस्तों, ध्यान देना। या फिर भारत सरकार और किसी स्टेट के मध्य कोई विवाद होगा तो भी सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। ओके दोस्तों, दूसरा पॉइंट, भारत सरकार और कोई एक राज्य या अनेक राज्यों तथा एक या एक से अधिक अन्य राज्यों के बीच विवादों में भी सुप्रीम कोर्ट में ही मैटर जाता है दोस्तों। ओके, अगला देखते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद जहां वैधानिक अधिकारों का प्रश्न शामिल है, यहाँ पे भी मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है दोस्तों। ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या अधिकार है दोस्तों? जब भारत सरकार या फिर किसी राज्य के मध्य कोई विवाद होगा तो मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा।
दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य कोई विवाद होगा तो भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा, या दो या दो से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद जहां वैधानिक अधिकारों का प्रश्न शामिल हो तो भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। अब अपीली क्षेत्र अधिकार होता है, सुप्रीम कोर्ट को मिलता है। ये क्या है? उच्चतम न्यायालय देश का सबसे बड़ा अपीली न्यायालय है। यह निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई करता है। ओके दोस्तों, ध्यान देना। मान लीजिए अगर आपका कोई केस चल रहा है, अगर हाई कोर्ट से कुछ भी निर्णय आया तो अगर आप उसको सुप्रीम कोर्ट में फिर से आप अपील कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान देना, उच्चतम न्यायालय के पास देश का सबसे बड़ा अपीली न्यायालय होता है। उच्चतम न्यायालय जो है देश का सबसे बड़ा अपीली न्यायालय होता है, या निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई कर सकता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम परा, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार क्या क्या है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विषयों पर उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। मतलब राष्ट्रपति को या अधिकार है कि अगर सार्वजनिक महत्व के विषय पर वो चाहे तो उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। और किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 143 में है। हालांकि राष्ट्रपति को यह स्वतंत्रता होती है कि वह जो भी जो भी सलाह है वो उसको एक्सेप्ट करे या नहीं। राष्ट्रपति के पास ये स्वतंत्रता होती है, लेकिन वो जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। पुनर्विचार संबंधी क्षेत्र अधिकार, ये अनुच्छेद 137 में है। ध्यान देना दोस्तों, पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट का, ये अनुच्छेद 137 में है। तो अनुच्छेद 137 में क्या है? अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं के निर्णयों पर पुनर्विचार कर सके। मतलब जो भी निर्णय अगर दे दिया उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 137 के तहत, वो अपने निर्णय को अपने स्वयं के द्वारा दिए गए निर्णय पर वो विचार कर सकता है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना गया है। ध्यान देना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में मिलता है कि किस आर्टिकल के तहत उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना गया है। अनुच्छेद 129 के तहत। और एक दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है, किस किस जो है किसको अभिलेख न्यायालय माना गया है? ये सुप्रीम कोर्ट को, ना कि हाई कोर्ट को। ओके दोस्तों, ध्यान देना। इसके फैसले सार्वकालिक अभिलेख व साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। अभिलेख न्यायालय का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट कोई भी निर्णय दे दिया, फिर वो आगे से एक नियम बन जाएगा, वो नियम की तरह काम करेगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं अपना उच्च न्यायालय देखते हैं, जिसको हम लोग हाई कोर्ट बोलते हैं। उच्च न्यायालय, अब देखते हैं उच्च न्यायालय क्या है दोस्तों। संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 214 से 231 तक राज्यों के उच्च न्यायालयों के गठन, क्षेत्राधिकार, शक्तियों आदि के बारे में उल्लिखित प्रावधान उल्लिखित है। ध्यान देना दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जो था वो अनुच्छेद 124 में था, और हाई कोर्ट जो है ये अनुच्छेद 214 में है। ध्यान देना, वहाँ 124 214 ऐसे याद रखना दोस्तों, दोनों साथ में याद रखना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में है? आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 124 में है। और हाई कोर्ट किस आर्टिकल में है? हाई कोर्ट जो है 214 में है। और सुप्रीम कोर्ट भाग 5 में है, और हाई कोर्ट जो है भाग 6 में है। ध्यान देना दोस्तों। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं उच्च न्यायालय और जो है जो उच्च न्यायालय है उनका कब स्थापना हुई, उनके क्या अधिकारता क्षेत्र हैं और मुख्य पीठ कौन है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना जो है 1866 में हुई थी। ये उत्तर प्रदेश में है, और ये प्रयागराज में खंडपीठ लखनऊ। ओके दोस्तों, दूसरा देखते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2019 हुई थी। 1 जनवरी 2019 को। अधिकारता क्षेत्र क्या है इसका? आंध्र प्रदेश है, और मुख्यपीठ अमरावती। फिर दोस्तों तीसरा बॉम्बे हाई कोर्ट 1862 में। महाराष्ट्र, गोवा, दादरी और नगर हवेली, दमन और दीव इतने अधिकारता क्षेत्र हैं। और इसका जो है मुख्यपीठ कहाँ पे है? बॉम्बे, खंडपीठ नागपुर, पणजी और औरंगाबाद। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कलकत्ता हाई कोर्ट 1862, पश्चिम बंगाल और अंडमान एवं निकोबार के बीच। ठीक है, कलकत्ता सर्किट बेंच पोर्ट ब्लेयर। ओके दोस्तों, पांचवा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, इसकी स्थापना 2000 में हुई थी, छत्तीसगढ़ बिलासपुर। ओके दोस्तों, छठा दिल्ली हाई कोर्ट जो है 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, दिल्ली दिल्ली। ओके, गुवाहाटी हाई कोर्ट 1948 में। ओके दोस्तों, गुजरात हाई कोर्ट 1960 में। बस ध्यान देना इनके स्थापना वर्ष कब हुआ। हिमाचल हाई कोर्ट 1971 में। जम्मू एवं कश्मीर 1928। झारखंड सन 2000। कर्नाटक 1884 में। ओके दोस्तों, और केरल हाई कोर्ट 1956 में, केरल एवं लक्षद्वीप के बीच है। ठीक है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट 1956 में भी मध्य प्रदेश, और ये जबलपुर में है, खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
मद्रास देखते हैं, मद्रास का स्थापना, मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना 1862 में हुई थी। उड़ीसा हाईकोर्ट की स्थापना 1948 में हुई थी। पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में हुई थी। पंजाब एवं हरियाणा का 1966 में हुई थी। और राजस्थान हाईकोर्ट 1949 में। सिक्किम हाईकोर्ट 1975 में। फिर दोस्तों उत्तराखंड सन 2000 में। मेघालय मार्च 2013 में। मणिपुर मार्च 2013 में। त्रिपुरा मार्च 2013 में। और तेलंगाना 1 जनवरी 2019। ओके दोस्तों, तो टोटल 25 हाई कोर्ट हैं, ठीक है, ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके न्यायाधीशों की भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। तो दोस्तों ध्यान देना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त की अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष, मतलब उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनकी रिटायर्ड होने की अधिकतम उम्र जो है 62 वर्ष है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अधिकतम रिटायर होने की उम्र जो है 65 वर्ष है। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे 62 वर्ष है, सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष है। इससे पूर्व जो है राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। मतलब ध्यान देना दोस्तों, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं अगर वो अपना त्यागपत्र देना चाहें तो किसको देंगे? वे राष्ट्रपति को देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनुच्छेद 215 के अनुसार, अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होगा, होता है। प्रत्येक उच्च न्यायालय जो है एक अभिलेख न्यायालय होता है। ध्यान देना दोस्तों, अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय जो होगा एक अभिलेख न्यायालय होगा। ध्यान देना, किस आर्टिकल के तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? ये आर्टिकल 215 मतलब अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय जो है एक अभिलेख न्यायालय होगा। ध्यान देना, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली एवं जम्मू और कश्मीर के पास अपना उच्च न्यायालय है। मतलब केंद्र शासित प्रदेशों में अगर देखें, एक दिल्ली के पास अपना उच्च न्यायालय है और एक जम्मू और कश्मीर के पास अपना उच्च न्यायालय है। ध्यान देना दोस्तों। ओके, भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है। वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं दोस्तों? 25 उच्च न्यायालय है। ध्यान देना, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। ओके दोस्तों, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम तत्कालीन कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी। ध्यान देना दोस्तों, सबसे पहले कहाँ उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में। किस सन में? 1862 में। ध्यान देना, 1862 में सर्वप्रथम तत्कालीन कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं अब उच्च न्यायालय की क्या क्या शक्तियां हैं। अनुच्छेद 226 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों और अन्य अधिकारों की रक्षा हेतु तो उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, ध्यान देना। आर्टिकल 226 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों और अन्य अधिकारों की रक्षा हेतु उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। ध्यान देना दोस्तों, उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 226। जबकि सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार जो है आर्टिकल 32, मतलब अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करता है और वो 5 रिट जारी कर सकता है दोस्तों, बताए हैं ऑलरेडी। और ये उच्च न्यायालय और जो उच्च न्यायालय है ये अनुच्छेद 226 के तहत जो है रिट जारी करता है दोस्तों, ध्यान देना। ओके, अब महान्यायवादी और महाधिवक्ता देखते हैं। महान्यायवादी क्या होते हैं और महाधिवक्ता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख मिलता है। ध्यान देना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो महान्यायवादी का उल्लेख किस आर्टिकल के तहत है? अनुच्छेद 76। ध्यान देना दोस्तों, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख मिलता है। ओके दोस्तों, ध्यान देना। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बार बार पूछा जाता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है दोस्तों, ध्यान देना। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। और ये महान्यायवादी का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है? आर्टिकल 76। ओके दोस्तों, इसके कर्तव्यों में भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देना और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कार्यों का पालन करना शामिल है जो राष्ट्रपति समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे, इनका कार्य है। ओके दोस्तों, ध्यान देना। अब अनुच्छेद 76(1) के अनुसार, अनुच्छेद 76(1) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी पद पर नियुक्त करता है। ध्यान देना दोस्तों, महान्यायवादी पद पर
नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, मतलब राष्ट्रपति जो है किसी अगर किसी को महान्यायवादी पद पर नियुक्त करता है, तो उसको योग्यता क्या होनी चाहिए, उसकी योग्यता जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता होती है वही योग्यता रखनी होगी, तभी महान्यायवादी बन सकते हैं। ओके दोस्तों, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, मतलब महान्यायवादी का जो पद होता है वो राष्ट्रपति के ऊपर ही डिपेंड करता है। राष्ट्रपति जब चाहे महान्यायवादी बना सकता है और जब चाहे उसको उसके पद से हटा दे सकता है। ओके दोस्तों, ध्यान देना। और महान्यायवादी जो है किस आर्टिकल में है, महान्यायवादी दोस्तों किस आर्टिकल में बताइए आप लोग, अनुच्छेद 76, मतलब आर्टिकल 76 में दोस्तों, ध्यान देना। महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिटर जनरल होते हैं, ध्यान देना दोस्तों। महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिटर जनरल होता है और एक अतिरिक्त सॉलिटर जनरल, मतलब ये तीन, टोटल तीन लोग होते हैं, महान्यायवादी, सॉलिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिटर जनरल। ओके दोस्तों, ध्यान देना। अनुच्छेद 165 के तहत राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। अब महान्यायवादी देख लीजिए, अब हम राज्य के महाधिवक्ता देखते हैं जिनको एडवोकेट जनरल बोलते हैं। ये किस आर्टिकल में, आर्टिकल 165 में, जबकि महान्यायवादी आर्टिकल 76 में, ध्यान देना दोस्तों। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में है और महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में है, ध्यान देना दोस्तों। आर्टिकल्स पूछे जाते हैं डायरेक्ट। महान्यायवादी किस आर्टिकल में, 76 में है, और महाधिवक्ता किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 165 में है। बस इतना ध्यान देना दोस्तों। यह राज्य का सर्वोच्च विधिकारी होता है। जो महाधिवक्ता होता है राज्य का सर्वोच्च विधिकारी होता है, जब वो महान्यायवादी जो होता है वो देश का सर्वोच्च विधिकारी होता है, ध्यान देना दोस्तों। सेंट्रल लेवल पे ये स्टेट लेवल पे, बस इतना ध्यान देना। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं हम लोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ध्यान देना दोस्तों। सबसे पहले नंबर तो आपको ये ध्यान देना है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 148, मतलब अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा और इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। इनका कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। यदि इससे पूर्व जो है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, अगर इससे पूर्व अगर वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अवकाश ग्रहण कर लेगा, ध्यान देना दोस्तों। इन दोनों में से जो भी पहले होगा वही, या तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है इनका, अगर उससे पहले वो 65 वर्ष पूर्ण कर लेते हैं आयु, तो उससे फिर वो 6 वर्ष से पहले भी रिटायर हो सकते हैं। ओके दोस्तों, ध्यान देना। वह केंद्र सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। जो एक क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, केंद्र सरकार के लेखा से संबंधित जो रिपोर्ट होता है राष्ट्रपति को देता है, जो उसे संसद के पटल पर रखवाते हैं, ध्यान देना दोस्तों। वह राज्य सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देते हैं, जो उसे विधानमंडल के पटल पर रखते हैं, ध्यान देना। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग, भारत की संचित निधि देखते हैं। अनुच्छेद 266 के तहत भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखा का प्रावधान किया गया, ध्यान दें। भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 266 में, बस इतना ध्यान देना। संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करके ही कोई धनराशि भारत की संचित संचित निधि से निकाल कर व्यय की जाती है, ध्यान देना दोस्तों। भारत की जो संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करके ही कोई धनराशि भारत की संचित निधि से निकालकर व्यय की जा सकती है। मतलब अगर आपको भारत की संचित निधि से धन निकालकर उसको व्यय करना है तो उसको पहले संसद द्वारा पारित करना होगा दोस्तों, ध्यान देना। अब आकस्मिकता निधि क्या है, संविधान के अनुच्छेद 267 में है आकस्मिकता निधि। संसद और राज्य विधानमंडल को भारत या राज्य की आकस्मिकता निधि सृजित करने की शक्ति देता है, ध्यान देना दोस्तों। संविधान का अनुच्छेद जो 267 है वो संसद और राज्य विधानमंडल को भारत या राज्य की आकस्मिकता निधि सृजित करने का शक्ति देता है, ध्यान देना, अनुच्छेद 267 है। ठीक है? आगे बढ़ते हम लोग, अब देखते हैं राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका किस संविधान में दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 6 में है। मतलब किस भाग में है राज्य की कार्यपालिका, भाग 6 में है। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, अनुच्छेद 153 से 167 तक है, ध्यान देना दोस्तों। ओके, राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद होते हैं, महाधिवक्ता शामिल होते हैं। राज्य कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं दोस्तों, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता।
ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं राज्यपाल। तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि राज्यपाल जो है किस आर्टिकल में है। आर्टिकल 153 में है राज्यपाल। आर्टिकल 153 मतलब अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। किसी एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 153 में ओके दोस्तों, अनुच्छेद 153 में किसी एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अब देखते हैं राज्यपाल के लिए क्या क्या योग्यताएं होती है। सबसे पहला, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है दोस्तों। अब नियुक्त देखते हैं और पदावत देखते हैं, मतलब नियुक्त देखते हैं और उनके कार्यकाल देखते हैं कितने समय के लिए होते हैं। राज्यपाल की नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा सामान्यतः 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। मतलब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करते हैं। कितने वर्ष के लिए करते हैं? 5 वर्ष के लिए, ध्यान देना। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। मतलब राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। मतलब राष्ट्रपति जब चाहे से किसी भी राज्यपाल को उसके पद से हटा सकते हैं। और ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 156 वन में है, तो ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं राज्यपाल की शक्तियां अथवा कार्य, मतलब राज्यपाल की क्या क्या शक्तियां या फिर क्या कार्य है। कार्यकारी शक्तियां सबसे लेते हैं, राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां। राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। सबसे पहले ध्यान देना दोस्तों, राज्यपाल जो होते हैं ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य जो मंत्रिमंडल होते हैं, जो मंत्रियां होते हैं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। जो स्टेट पीसीएस होता है दोस्तों, उसके जो अध्यक्ष होते हैं एवं सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल ही करते हैं। राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल ही जो होते हैं यही राज्य के जो विश्वविद्यालय होते हैं उनके जो कुलपति होते हैं, जिनको वाइस चांसलर बोलते हैं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल ही करते हैं। राज्यपाल राज्य के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद की कुल सदस्य, राज्यपाल जो होते हैं राज्य के उच्च, सॉरी दोस्तों, राज्यपाल राज्य के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद के कुल सदस्य जो होते हैं, राज्यपाल जो होता है राज्य के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या के 1/6, 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता आदि के क्षेत्र में विशेष ज्ञान एवं अनुभव रखते हैं। ध्यान देना दोस्तों, राज्यपाल जो होता है जो राज्य की विधान परिषद हो तो उसमें जितने सदस्य होते हैं उनका 1/6 सदस्य को मनोनीत करता है राज्यपाल, जो कि साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान एवं अनुभव रखते हैं। अब राज्यपाल की विधायी शक्तियां देखते हो दोस्तों। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत, संबोधित, विघटित तथा सत्रावसान कर सकता है। राज्यपाल जो है इसकी विधायी शक्ति क्या है कि राज्यपाल जो होता है राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत, संबोधित, विघटित तथा सत्रावसान कर सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही ध्यान दें दोस्तों, राज्य विधानमंडल द्वारा जो भी पारित विधेयक होता है वो राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बनता है। यदि किसी विषय पर तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता हो परंतु उस समय राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों ये है राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी करता है। बस इतना ध्यान देना दोस्तों, राज्यपाल जो है अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। तो दोस्तों ध्यान देना। आगे बढ़ते हम लोग। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल किसी विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 200 में है दोस्तों, ध्यान देना। राज्यपाल जो है किसी विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। ये किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 200 में है, अनुच्छेद 200 में है, ध्यान देना दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मुख्यमंत्री देखते हैं। राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है दोस्तों? मुख्यमंत्री होता है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 164(2) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ध्यान देना, अनुच्छेद 164(2) के अनुसार जो मंत्रिपरिषद होता है सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अब राज्य विधायिका देखते हैं दोस्तों। राज्य विधायिका राज्य विधानमंडल का निर्माण राज्यपाल और
राज्य विधानमंडल के सदन जिसको विधानसभा बोलते हैं अथवा दो सदनों विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर होता है। दोस्तों, राज्य विधानमंडल का निर्माण जो है राज्यपाल और राज्य विधानमंडल के सदन जिनको विधानसभा बोलते हैं अथवा दो सदनों विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनते हैं। वर्तमान में टोटल जो है 6 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी 6 राज्यों में जो है विधान परिषदें हैं। ध्यान देना दोस्तों, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं? 6 राज्यों में। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन नहीं बनता है, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। और राज्य कौन-कौन से हैं दोस्तों? आंध्र प्रदेश जिसमें 58 सीट्स हैं, उत्तर प्रदेश जिसमें 100, कर्नाटक में 75, तेलंगाना में 40, बिहार में 75 और महाराष्ट्र में 78 विधान परिषदें हैं। ध्यान देना दोस्तों, वर्तमान में टोटल 6 विधान परिषदें हैं। वह कौन-कौन से स्टेट्स हैं जिनके पास विधान परिषदें हैं? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र। ध्यान देना दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किन राज्यों में विधान परिषदें नहीं है? कोई 3 ऑप्शन इसमें से दे देगा, एक ऑप्शन कोई और दे देगा। इसीलिए 6 नाम आपके जुबान पर होने चाहिए। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र। यहाँ पे विधान परिषदें हैं, ध्यान देना दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं अपना, अब विधान परिषद देखते हैं। विधान परिषद जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। विधान परिषद क्या है? अनुच्छेद 169 के अनुसार, सबसे पहले ध्यान देना दोस्तों, विधान परिषद किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 169 में है। संसद विधान परिषद का गठन एवं विघटन कर सकती है। ध्यान देना दोस्तों, विधान परिषद का गठन जो है कौन करता है? संसद करती है। और किस अनुच्छेद में है? 169 में है। यदि संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा इस संबंध में संकल्प को विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत एवं उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाए तब होगा। ठीक है, विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। ध्यान देना दोस्तों, विधान परिषद जो होता है राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। क्वेश्चन आपसे ऐसे बनता है, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन होता है? विधान परिषद होती है। ध्यान देना दोस्तों, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या संबंधित राज्य के विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या की अधिकतम 1/3 और 40 से कम नहीं हो सकती। ध्यान देना दोस्तों, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या जो है संबंधित राज्य के विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या की अधिकतम 1/3 और 40 से कम नहीं हो सकती। ध्यान देना, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। अगर आपको विधान परिषद का सदस्य बनना है तो उसके लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों ध्यान देना, विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होती। ध्यान देना, विधान परिषद जो है एक अस्थायी सदन होता है, कभी भी भंग नहीं होती। ध्यान देना, परंतु इसका उत्सादन मतलब समाप्त किया जा सकता है, लेकिन विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है लेकिन इसे भंग नहीं किया जा सकता। ध्यान देना, विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जिस प्रकार राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, उसी प्रकार विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। परंतु प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करके अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं। ध्यान देना, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ध्यान देना दोस्तों, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब विधानसभा देखते हैं जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है जबकि विधान परिषद को उच्च सदन बोला जाता है। अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख मिलता है। ध्यान देना दोस्तों, अनुच्छेद 170 में विधानसभा का वर्णन किया गया है। पूछा जाता है क्वेश्चन, विधानसभा किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 170 में है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है। ध्यान देना, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। जबकि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। विशेष स्थिति में राज्यपाल विधानसभा को 5 वर्ष पूर्व भी भंग कर सकता है। अगर कोई विशेष स्थिति हो गई तो राज्यपाल जो है विधानसभा को 5 वर्ष के पहले भी भंग कर सकता है। ध्यान देना, विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष। विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष, जबकि विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। ध्यान देना, जिसको एमएलए बोलते हैं, जो एमएलए का चुनाव होता है वही है। तो दोस्तों ध्यान देना, विधायक जिसको बोलते हैं। प्रत्येक राज्य विधानसभा में अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। मतलब प्रत्येक राज्य विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। ध्यान देना, नोट, अपवाद स्वरूप गोवा और मिजोरम में 40 तथा सिक्किम में 32 विधानसभा सदस्य संख्या निर्धारित की गई है।
ध्यान देना दोस्तों, प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन अपवाद के रूप में गोवा और मिजोरम और सिक्किम 3 स्टेट्स हैं जो अपवाद के रूप में है। गोवा और मिजोरम में मिनिमम 40 सीटें, मतलब मैक्सिमम 40 सीटें हैं, मतलब 60 सीटें फुलफिल नहीं होती, केवल 40 सीटें हैं। और सिक्किम में 32 विधानसभा सदस्य संख्या है। ध्यान देना दोस्तों, 3 स्टेट्स हैं जो अपवाद के रूप में है। कौन कौन से हैं? गोवा मिजोरम, यहाँ पे 40 सीटें हैं और सिक्किम में 32 सीटें हैं। ध्यान देना। अब भारत के राष्ट्रीय चिन्ह देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? सारनाथ स्थित सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग को भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। ध्यान देना दोस्तों, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में क्या अपनाया गया है? जो अशोक के सिंह स्तंभ का शीर्ष भाग है उसको भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। और ये कहाँ पे है? सारनाथ में स्थित है। ध्यान देना दोस्तों, इसके निचले भाग पर सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा गया है, जिसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। दोस्तों यहाँ पे तीनों पॉइंट ध्यान देना। जो राष्ट्रीय प्रतीक है अपना, उसके निचले भाग पर सत्यमेव जयते लिखा गया है। और किस लिपि में लिखा गया दोस्तों? देवनागरी लिपि में लिखा गया है। और इसे कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ध्यान देना दोस्तों। अब राष्ट्रगान देखते हैं। हमारा राष्ट्रगान क्या है दोस्तों? जनगण मन है, वो संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। मतलब हमारे राष्ट्रगान जो कि जनगण मन है, उसको संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया। ध्यान देना दोस्तों, इसके रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। इसको गाने के लिए 52 सेकंड का समय निर्धारित किया गया। मतलब राष्ट्रगान को गाने का समय कितना निर्धारित किया गया है? 52 सेकंड। जबकि संक्षिप्त रूप से इसे 20 सेकंड में गाया जा सकता है। मतलब राष्ट्रगान को गाने के लिए 52 सेकंड का समय निर्धारित किया गया है, लेकिन अगर संक्षिप्त रूप से इसको 20 सेकंड में भी गाया जा सकता है। इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, जिसके अध्यक्ष बिशन नारायण दत्त थे। ध्यान देना दोस्तों, हमारा जो राष्ट्रीय गान है उसको सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के अधिवेशन में, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? विशन नारायण दत्त थे। अब हम देखते हैं अपना राष्ट्रीय गीत देखते हैं। राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है? वंदे मातरम है। वो राष्ट्रीय गीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है दोस्तों? वंदे मातरम है। इसको कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को। ओके दोस्तों, इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इनका उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। ध्यान देना दोस्तों, जो वंदे मातरम है बंकिम चंद्र चटर्जी जी की एक उपन्यास है आनंद मठ, यहाँ से लिया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है। जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, एक ही उपन्यास से लिया गया है, आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। ध्यान देना। इसे सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी थे। ध्यान देना दोस्तों, अध्यक्ष ध्यान देना। और किस अधिवेशन में, मतलब कहाँ पे गाया गया था? 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ठीक है, उसमें अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी थे। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब राष्ट्रीय ध्वज देखते हैं। राष्ट्र ध्वज के वर्तमान स्वरूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। हमारा जो राष्ट्र ध्वज है उसके वर्तमान स्वरूप को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। तिरंगे में शामिल केसरिया रंग साहस, जो केसरिया रंग है वो साहस तथा शौर्य का प्रतीक। सफेद रंग जो है धर्मचक्र के साथ शांति एवं सत्य का, एवं हरा रंग जो है समृद्धि का प्रतीक है। ध्यान देना दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारे तिरंगे में केसरिया रंग है या फिर सफेद रंग है या फिर जो हरा रंग है, ये किसको किसको मतलब किसको डिनोट करता है? ध्यान देना दोस्तों, जो हमारा केसरिया रंग है साहस तथा शौर्य का प्रतीक है। सफेद रंग जो है धर्मचक्र के साथ शांति एवं सत्य का प्रतीक है। जब हरा रंग जो है ये समृद्धि का प्रतीक है। ध्यान देना दोस्तों, सफेद रंग शांति एवं सत्य, और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। केसरी रंग जो है साहस तथा शौर्य का। तो दोस्तों ध्यान देना, सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग की 24 तीलियों वाला एक चक्र है, जिसे सम्राट अशोक के सारनाथ सिंह स्तंभ से लिया गया। ध्यान देना दोस्तों, बीच में जो चक्र है उसमें टोटल 24 तीलियां है और उसका कलर क्या होता है? नीला कलर होता है। वो कहाँ से लिया गया है? सम्राट अशोक के सारनाथ सिंह स्तंभ से लिया गया है। ध्वज की जो चौड़ाई है तथा लंबाई, इसका अनुपात जो है 2:3 में होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, हमारा जो तिरंगा है उसका जो है अनुपात चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होता है? 2:3। अगर यही लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछेगा
3:2 कर देना दोस्तों, उल्टा कर देना। कुल मिला के ध्यान देना, चौड़ाई जो है 2 और लंबाई जो है 3, मतलब चौड़ाई कम है, लंबाई ज़्यादा है, 2-3 याद रखना। ओके दोस्तों, अब इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।